वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ न्यूटन्स लॉ। लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में देखा था, ठीक है। इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स, ठीक है। देखो टेंशन फोर्स क्या है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट हमने लटका दिया, ठीक है। इस तरीके से एक मास हमने इस स्ट्रिंग से लटका दिया। एक स्ट्रिंग है, तो बताओ ये मास नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्या रीजन है? क्योंकि स्ट्रिंग एक फोर्स लगा रही है। समझ में आ रही बात? ये मास नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग एक फोर्स लगा रही है। उस फोर्स को हम कहते हैं कौन सी फोर्स? टेंशन फोर्स। जो स्ट्रिंग लगाती है ना, स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रही है उसको हम बोल रहे हैं टेंशन फोर्स, टी, ठीक है। इसको हमने टी बोल दिया। अब ये जो मास है ना, स्ट्रिंग किस पे फोर्स लगा रही है? इस मास पर, ठीक है ना। तो इस मास पर हम बोलेंगे, इस मास को अलग कर देता हूं मैं। इस मास पर एक फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग लगा रही है उसको, उस पे, ठीक है ना। इस मास पर किधर लगा रही होगी? डायरेक्शन क्या होगा? इसको खींच रही होगी अपनी तरफ, मास को अपनी तरफ खींच रही है, पुल करती है। टेंशन फोर्स कैसी फोर्स है? जो पुल करती है। समझ में आ रही बात? तो ये होती है टेंशन फोर्स, ठीक है। किस टाइप की फोर्स है ये? देखो हमने बोला कि जो mg होता है वेट, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अर्थ लगाती है। हमने कांटेक्ट फोर्स को बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली टेंशन फोर्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इट इज एन मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टेंशन फोर्स वो फोर्स है जो स्ट्रिंग लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, या हम ये कहें कि स्ट्रिंग किसी एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग किसी दूसरे पार्ट पे लगाता है। मैं पूछूंगी यहां पर टेंशन क्या है? ये पॉइंट ले लो ए, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि इस ए पॉइंट पर टेंशन क्या है। तो देखो ये पॉइंट इस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट तो हो गया नीचे वाला, इसको 1 बोल देते हैं। एक पार्ट हो गया ऊपर वाला, ठीक है, इसको 2 बोल देते हैं। तो स्ट्रिंग के दो पार्ट्स हो गए, ए के नीचे वाला और ए से ऊपर वाला, ठीक है। तो टेंशन एट ए क्या होगा? जो ऊपर वाली स्ट्रिंग नीचे वाले हिस्से पर लगा रही होगी, देखो इतना हिस्सा अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये मास है, ये पॉइंट ए है। अब इस हिस्से को अगर कंसीडर करेंगे तो इस पर कौन फोर्स लगा रहा है? ये हिस्सा भी तो रुका हुआ है, इस पर लगा रही है ऊपर वाली स्ट्रिंग टेंशन फोर्स, ठीक है। क्या होगी इसकी वैल्यू अभी हमको नहीं मालूम, ठीक है। हम आप बोल देते हैं T1 है, तो कोई फोर्स लगा रही होगी जिसको हम T1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी बीच में स्ट्रिंग के किसी बीच वाले पार्ट पर हम टेंशन देखेंगे तो उस पॉइंट पर स्ट्रिंग दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। किसी भी पार्ट पर दूसरा वाला पार्ट फोर्स लगा रहा होगा। ऊपर वाले पार्ट पर देखेंगे, ऊपर वाला हिस्सा, उस पर कौन फोर्स लगा रहा है? उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, ठीक है ना। इधर पर भी T1 लग रही है। तो स्ट्रिंग जो होती है वो फोर्स लगाती है। टेंशन फोर्स कौन लगाता है? स्ट्रिंग, ठीक है। या तो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है या स्ट्रिंग का ही कोई पार्ट अपने दूसरे पार्ट पर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज द फोर्स exerted by string on an object or one part of the string or one part of on the other part, ठीक है। तो टेंशन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रिंग लगाती है या कोई एक पार्ट स्ट्रिंग का किसी दूसरे पार्ट पर लगाता है। वन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, है ना।
तो ये होती है टेंशन फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये खींचने वाली फोर्स होती है, ये पुलिंग फोर्स होती है, ठीक है ना, पुल करने वाली फोर्स। भाई स्ट्रिंग को अगर आप ढीला कर दोगे, खींचोगे नहीं, तो वो तो ढीली हो जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगाएगी, स्लैक हो जाएगी, हम उसको कहते हैं स्लैक होना, ठीक है। स्ट्रिंग को अगर हम टाइट ना पकड़े, मान लो एक स्ट्रिंग है, उसको अगर हम टाइट ना पकड़े तो क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, इस तरीके की ये हो जाएगी स्ट्रिंग। जब उसको खींचेंगे पकड़ के तो स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें टेंशन फोर्स आ गई अभी। तो टेंशन फोर्स क्या करती है, कैसा काम करती है, खींचने का, ठीक है ना। कभी धक्का नहीं देती टेंशन फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को पुश करेगी, हमेशा क्या करेगी, किसी ऑब्जेक्ट को खींचेगी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इट acts along the string, it acts along the string and away from the system, away from the system, away from the system, ठीक है। अब देखो जैसे ये मास है, इस मास को धक्का दे रही है, खींच रही है, बताओ धक्का देना मतलब क्या हुआ, ये मास है, इसको धक्का देना मतलब कि पुश करना हुआ है, ठीक है। मास की तरफ फोर्स लगाना हो गया पुश करना, और मास से इस सिस्टम से दूर फोर्स लगाना हो गया क्या, पुल करना, ठीक है। ये पुश है, ये पुल है, तो पुलिंग फोर्स होती है, ठीक है ना, पुलिंग फोर्स। एंड कहां लगती है, अलोंग द स्ट्रिंग, हमेशा ध्यान रखना अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, मतलब ये अगर स्ट्रिंग है ना तो स्ट्रिंग की ही तरफ लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी टेंशन फोर्स की, ऐसे लग रही along the string लगती, तो it acts along the string and away from the system। समझ में आ गई बात। इस तरीके से टेंशन फोर्स काम करती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये दो लोग खींच रहे हैं रस्सी को, ठीक है, ये एक रस्सी को खींच रहे हैं, ये खींच रहा है इधर और दूसरा आदमी है ये भी खींच रहा है इधर, ठीक है। दोनों खींच रहे हैं इस रस्सी को, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ठीक है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट, सॉरी इसको ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2। अब आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट 1 पर कौन फोर्स लगा रहा है, क्या ये आदमी लगा रहा है, नहीं, ये आदमी को स्ट्रिंग पर फोर्स लगा रहा है। तो इस आदमी को कौन खींच रहा है, रस्सी खींच रही है, स्ट्रिंग खींच रही है, समझ में आ रही बात। इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग खींच रही है, इस ऑब्जेक्ट को भी स्ट्रिंग खींच रही है। भाई ये दोनों खींच रहे हैं रस्सी को, इस पर डायरेक्टली फोर्स तो ए नहीं लगा रहा, ये ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग। तो ऑब्जेक्ट 1 की अगर बात करें, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये खींच रहा है स्ट्रिंग को, तो इस पर फोर्स टेंशन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स होगा टेंशन फोर्स, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम। तो ये ऑब्जेक्ट है, इससे अवे लगेगा, दूर की तरफ, इसको खींचने वाला फोर्स है ये, तो इस पे पुलिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट बी की बात करें, सेकेंड ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट 2 की, तो इस पर भी टेंशन फोर्स कैसा लग रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ डायग्राम हो गया, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्ट 2 को, तो ये फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है, इस तरीके से अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट 2 लग रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, क्या क्या बात आपको समझ में आई कि टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ऑब्वियसली देखो जो उसके मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे वही तो आपस में इंटरैक्ट करके फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना, उसमें जो चार्ज पार्टिकल होंगे वही फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये हमारी टेंशन फोर्स हो गई, ठीक है। चलिए तो हमने कौन कौन सी फोर्स पढ़ ली अभी तक, हमने टेंशन फोर्स पढ़ी है, नॉर्मल फोर्स पढ़ी है,
और हमने वेट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी, ठीक है। चलिए अब इसमें एक और पॉइंट देखते हैं। नोट करने वाली बात है इसमें कि अगर स्ट्रिंग मासलेस हो, मासलेस मतलब स्ट्रिंग का हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एक assumption है जो कि हम लेके चलेंगे इस चैप्टर में। क्या assumption है? नोट क्या करना है? If string is massless, if string is massless, ये assumption है जो कि हमको लेना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। If string is massless, then the tension throughout the string, then the tension, ये आगे समझ में आ जाएगा क्या लिखा रहा हूं मैं। If the string is massless, then the tension throughout the string will be same, ठीक है ना। If no tangential force acts along the string, ठीक है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ रही बात? पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। कैसे? देखो, ये है मान लो एक वॉल ले ली हमने और इससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। एक लड़का इसको खींच रहा है इस तरीके से इसको खींच रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब ये लड़का जो इसको खींच रहा है स्ट्रिंग को, उसने फोर्स लगाई, कुछ खींच रहा है, तो स्ट्रिंग भी इसको खींचेगी इस तरीके से। तो स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रही है? टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग कितना फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पर? टेंशन फोर्स, उसको टी बोल देते हैं। अब ये पॉइंट ए ले लो, इस पॉइंट को मैंने ले लिया बी और इस पॉइंट को ले लिया क्या? सी। तो इस केस में यहां पर अगर स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस, गिवन है आपको, स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो ए पर जितना टेंशन होगा उतना ही टेंशन सी पर होगा, उतना ही टेंशन बी पर होगा। टेंशन एट ए इज इक्वल टू टेंशन एट बी इज इक्वल टू टेंशन एट सी। स्ट्रिंग को हमने क्या माना है? स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक है। स्ट्रिंग मासलेस है। अब यहां पर कोई एक आदमी खड़ा हो जाए इस तरीके से, यहां पर एक दूसरा आदमी आ जाए इस तरीके से खड़ा हो जाए, ठीक है, और ये भी खींचने लगे इसको इस तरीके से। ये वॉल है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। तो आप देखो बीच में ये आदमी, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2, ये 2 वाला आगे खींचने लगा बीच से, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा। तो अब यहां पर जो टेंशन है TA वो TC के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो A और C के बीच में एक और आदमी टेंजेंशियल फोर्स लगाने लगा। तो यहां पर TA इज नॉट इक्वल टू TC, लेकिन C और B के बीच में कोई टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं, C और B के बीच में कोई टेंजेंशियल फोर्स लगा नहीं रहा है। इस कारण से टेंशन एट C इज इक्वल टू टेंशन एट B। यहां पर स्ट्रिंग मासलेस, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग जो है वो क्या है? मासलेस है ना। ऊपर वाला एग्जांपल हम देख रहे हैं, तो देखो इस केस में A B C तीनों पॉइंट्स अगर हम देखें तो बीच में कोई अलग से फोर्स आके नहीं लगा रहा है, तो तीनों का टेंशन बराबर। यहां पर अलग से ये फोर्स आके लगा रहा है, तो आप खुद सोचो यहां पर जो फोर्स होगी वो ज्यादा होगी, A पर जो फोर्स होगी टेंशन फोर्स वो कम होगी, ठीक है। यहां पर एक्स्ट्रा टेंशन और आ जाएगा, और रस्सी देखो, रस्सी और ज्यादा खींची हुई होगी इधर पर,
ठीक है, तो रस्सी ज्यादा फोर्स लगा रही है, तो TA इज नॉट इक्वल टू TC इज इक्वल टू, ठीक है ना, कितनी फोर्स होगी वो तो अभी हमको सीखना है, लेकिन हमने ये सीख लिया कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो थ्रू आउट दी स्ट्रिंग जो टेंशन होगी सेम होगी, अगर बीच में कोई टेंशन टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाना तो, ठीक है, जैसे इस केस में अगर A से B तक देखेंगे तो क्योंकि ये बीच में टेंजेंशियल फोर्स लगाना है A और C के बीच में, इसलिए टेंशन एट A इज नॉट इक्वल टू टेंशन एट B एट C, लेकिन C और B के बीच में कोई टेंजेंशियल फोर्स एक्स्ट्रा लगा नहीं रहा है, इसलिए टेंशन एट C इज इक्वल टू टेंशन एट B हो गई। समझ में आ रही बात? तो ये हमने सीखा कि स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहने वाला है। अब देखते हैं यहां पर एग्जांपल कि ये आपका एक मास लटका हुआ है, यहां पर ये मास है m, है ना, और आपको गिवन है स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, तो टेंशन बताना है आपको थ्रू आउट द स्ट्रिंग, क्या होगा T, थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम टेंशन होगा, किसी भी पॉइंट पर टेंशन पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो टेंशन क्या होगा सेम किसी भी पॉइंट पर, तो टेंशन चाहे A पे ले लो, चाहे B पर ले लो, चाहे C पॉइंट पर ले लो, टेंशन हमेशा क्या होगा TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC, तीनों पॉइंट्स पर टेंशन क्या होगा सेम, ठीक है, T के बराबर। एक और एग्जांपल अगर ले लें, क्या एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक मास डाला है, एक बोल देते हैं इसको, एक दूसरा मास डाला है, इसको बोल दो B। अब आपको बताना है कि क्या होगा टेंशन, व्हाट इज द टेंशन, यहां पर जो टेंशन होगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग, देखो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा दिया हुआ, गिवन है, assumption ले लो, स्ट्रिंग इज मासलेस, हमेशा स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है, स्ट्रिंग इज मासलेस, तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा T, तो यहां पर T1 मान लेते हैं, ठीक है, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन है T1। अब बीच में ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये भी फोर्स लगा रहा होगा, तो और ये दूसरी स्ट्रिंग है, तो यहां पर टेंशन क्या होगा T2, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T1, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T2, स्ट्रिंग मासलेस है इसीलिए थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम होगा, ठीक है ना, assumption है, स्ट्रिंग जरूरी नहीं है कि मासलेस हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या है, आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ये भी assumption ले लेते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंसिव इनएक्सटेंसिबल मतलब कि लंबी नहीं हो सकती, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है ना, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कांस्टेंट लेंथ, तो ये assumption हम लेके चलेंगे। तो आइडियल स्ट्रिंग कैसी होगी हमारी, आइडियल स्ट्रिंग जो होगी हमारी वो होगी मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, ये हमारी आइडियल स्ट्रिंग होगी। अब हम बात कर रहे हैं आइडियल पुली की, आइडियल पुली, देखो काफी क्वेश्चन हमको मिलेंगे पुली वाले इसमें, ठीक है, जिसमें एक पुली होगी, पुली आपने देखी होगी, कुछ ऐसी होती है, कुएं में पानी निकालने के काम आती है, देखी हो शायद आपने, ठीक है, इस तरीके से पुली होती है, ठीक है, आपने देखी होगी। तो ये जो पुली हम कंसीडर करेंगे वो भी आइडियल होगी, आइडियल पुली का मतलब क्या है कि मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है, तो आइडियल स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे हम और आइडियल पुली कंसीडर करेंगे, आइडियल पुली मतलब मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो देखो अगर अब यहां पर मैं एक आइडियल पुली ले लूं और एक आइडियल स्ट्रिंग ले लूं, ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग एंड आइडियल पुली, ये assumption हम लेके चल रहे हैं, और दो मास लटका दो है A और B, ठीक है, तो क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है आपको मालूम है, आइडियल पुली है, ठीक है,
जब भी एक कंडीशन होगी आइडियल स्ट्रिंग और आइडियल पुल्ली, तो यहां पर टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगा, सेम। टेंशन हर जगह पूरी, एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक ही है ना भाई, एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन क्या होगा, थ्रू आउट सेम होगा। ठीक है, इस तरीके से टेंशन सेम होगा कि पूरी एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, बीच में कोई, देखो इस पूरी स्ट्रिंग में बीच में कोई टेंजेंशियल फोर्स अलग से नहीं आके लगा रहा है। ठीक है, तो थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग टेंशन क्या होगा, सेम होगा, एक ही स्ट्रिंग है ना ये। ठीक है, तो थ्रू आउट द टेंशन क्या होगा, सेम। मान लो ये एग्जांपल लेना, ये एक ब्लॉक है और ये खींच रहा है ऐसे। ठीक है, ये ए है और ये बी है, अगेन ये एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, यहां पर भी आपको दिया हुआ है सेम अजम्पशन, आइडियल स्ट्रिंग एंड आइडियल पुल्ली, तो टेंशन क्या होगी, थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगी। ठीक है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगी। तो इस केस में भी क्या हो गया, ये देखो टेंशन सेम, टेंशन इज सेम। ठीक है, तो ये हमने टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है और कैसे प्रॉब्लम्स, जो मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो